हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर की एक डिमांड आई थी कि ऑटो मैनुअल के बारे में हम कुछ समझाएं, बेंडिंग मशीन में कैसे ऑटो मैनुअल स्विच लगाया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ये समझा सकें कि ऑटो मैनुअल का स्विच कैसे यूज किया जाता है बेंडिंग मशीन में। तो उम्मीद है कि आपकी ये समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि कुछ हम कोशिश करेंगे, कुछ आप पैनल में जाके मेहनत करना दोस्तों, तो काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। तो हम शुरू करते हैं। हमने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि देखो, फेज़ कंट्रोल डायग्राम में यहाँ से गया और लिमिट स्विच के एनसी पे गया, और फिर फॉरवर्ड का पुश बटन है इसमें, और कॉन्टेक्टर का, जिसे हम C1 कह सकते हैं, जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, C1 के NO पे गया और फुट स्विच के लिए यहीं से गया। तो इसके बाद में ये यहाँ से गया इसके C2 के NC में से, यानी दूसरे कॉन्टेक्टर के NC से होता हुआ, तब इसकी ऑपरेटिंग कॉइल में जाएगा। तो यहाँ से फॉरवर्ड का हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये NC से होती है सप्लाई, हमें यहाँ पे मिली, एक बार हमने पुश बटन को ऑन किया, ये चालू हो गया। अब ये चालू हो गया तो पुश बटन हमने छोड़ दिया, तो होल्डिंग सप्लाई हमें देखनी पड़ेगी कहाँ से मिल रही है, क्योंकि हमारा जो ऑटो मैनुअल स्विच है वो उसी मेथड पे काम करेगा। तो हमें ये देखना है कि होल्डिंग सप्लाई, जब एक बार ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो होल्डिंग सप्लाई हमें C1 के NO पे, जो कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टेक्ट है, ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे परमानेंट सप्लाई मिलती है और यहाँ से जुड़ जाती है जब हम एक बार पुश बटन को टच कर देते हैं। तो ये होल्डिंग सप्लाई हो गई, इससे ये ऑपरेट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लिमिट स्विच ने इसको कट ऑफ किया और इसको कॉन्टेक्ट को जोड़ दिया NO को, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से इसका जो NC है, होम पोजीशन का जो लिमिट स्विच है, जहाँ पे मशीन आके रुकती है, वहाँ NC पे हमें ये सप्लाई परमानेंट मिलती है। और ये भी C2 के, यानी कॉन्टेक्टर 2 जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर के NO पे एक साइड में हमें सप्लाई परमानेंट मिलती है। तो जब हमें, या तो हमने बैक का यानी रिवर्स का पुश बटन दबाया, या फिर यहाँ ये लिमिट स्विच यहाँ से कट के इसने एक बार ये पुश बटन दबाया, तो ये भी पुश बटन का ही काम करता है, इसका NO कॉन्टेक्ट लिमिट स्विच का। तो जब यहाँ से एक बार कॉन्टेक्ट हुआ तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से होती हुई एक बार यहाँ चली गई। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो ऑन होने पे ये कॉन्टेक्टर जुड़ा, और इसके जुड़ते ही ये अपने आप काम करने लगा। जब तक इसको ये लिमिट स्विच काट ना दे तब तक ये वर्क करता रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि इसका हमें होल्डिंग सप्लाई यहाँ पे मिल गई, रिवर्स वाले की, फॉरवर्ड वाले की होल्डिंग सप्लाई हमें यहाँ से मिल गई। तो हमें जो ऑटो मैनुअल स्विच लगाना है वो यहीं पे ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे और यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसके NO में जाने से पहले सप्लाई ऑटो मैनुअल के स्विच से होती हुई जाएगी, तब जाके हमारा ऑटो मैनुअल काम करेगा। तो हम यहाँ पे इसका, यहाँ पे ऑटो लिख देते हैं, ये ऑटो मैनुअल का स्विच यहाँ पे लगाएंगे और एक कॉन्टैक्ट ऑटो मैनुअल का यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इस तरह से जब ये सप्लाई यहाँ पे आएगी तो हम ऑटो मैनुअल में सेलेक्ट करेंगे कि हमें ये परमानेंट देनी है या नहीं देनी है। ये हमने NO कॉन्टैक्ट बनाया है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम NO कॉन्टैक्ट ही देंगे। ऑटो मैनुअल स्विच में हम NC कॉन्टैक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमें ये देखना होता है कि स्विच हमारे पास किस टाइप का है। ऑटो मैनुअल इस टाइप का स्विच है, तो ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे पास में उस टाइप का स्विच है जो एक बार ऐसे करने पे दोनों के कॉन्टैक्ट जोड़ता हो और ऐसे करने पे दोनों के कॉन्टैक्ट काटता हो, तो उस कंडीशन में हम इसमें या तो NO लगा दें या NC लगा दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कॉन्टैक्ट सेम लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास में ऑटो मैनुअल का ऐसा स्विच है जो एक बार इधर करने से एक की सप्लाई जोड़ेगा और दूसरे की काट देगा, तो उस कंडीशन में हम एक कॉन्टैक्ट NO लगाएंगे और एक कॉन्टैक्ट NC लगाएंगे। तो उसमें हमारा प्रोग्राम ये बन जाएगा, क्योंकि जब हम इधर करेंगे उसको, तो एक को वो काट देगा, एक को जोड़ देगा, तो NC और NO एक ही कंडीशन में काम करेंगे उस कंडीशन में। तो हम इसे ऐसे समझा सकते हैं कि हम यहाँ पे आप NO या NC कोई सा कॉन्टैक्ट स्विच के अकॉर्डिंग यूज करोगे कि आपके पास में स्विच कौन सा है। दोनों सप्लाई एक बार काटने वाला है
या 1 बाई 1 काटने वाला है, तो उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ऑटो मैनुअल यहाँ पे देना है जहाँ पे इसका ये होल्डिंग सप्लाई मिलेगी। मेन फंडा इसका यही है कि हमें इसकी होल्डिंग सप्लाई को ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू लेना है। अब हम इसको कॉन्टेक्टर में आपको ये बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास में कॉन्टेक्टर है तो इसमें होल्डिंग सप्लाई कैसे देंगे हम, यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे भी हम समझा सकते हैं। तो हमारे जो पुश बटन का काम है, पुश बटन का सिर्फ इतना काम होता है कि इसके एनओ पे एक तरफ सप्लाई रहती है और दूसरी तरफ एनओ पे हमें सप्लाई इसको टच करनी होती है। पुश बटन सिर्फ वही काम करता है, ये एनओ पे एक बार इधर उधर ये दोनों तरफ ये लगा रहता है ऑन ऑफ स्विच बटन। ये पुश बटन जो है ना, ऑन पुश बटन दोनों तरफ कनेक्ट रहता है। हम जैसे इसको दबाएंगे ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें परमानेंट सप्लाई मिल रही है। तो हम एनओ पे लगाएंगे उस पुश बटन को, तो जैसे ही इसको हम दबाएंगे तो ये सप्लाई को इस पे एक बार जोड़ देगा और फिर यहाँ से होती हुई इसके एनसी से होती हुई एनसी को पार करके तब जाके इसके A1 पे जाएगी। क्योंकि हम इनको आपस में इंटरलॉक करते हैं ताकि एक को चलते टाइम में दूसरा ना चल पाए, तो इसलिए इनको इंटरलॉक किया जाता है। तो इसका काम इतना ही रहता है। उसके बाद में ये यहाँ से होल्ड कर जाता है, ये सप्लाई यहाँ से इसको ऐसे चिपकने के बाद में ये डायरेक्ट मिलने लगती है जब तक इसका कॉन्टैक्ट कट ना जाए पीछे से। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि हमें ये होल्डिंग सप्लाई जो है, आप मल्टीमीटर से चेक कर लोगे, यहाँ पे बताने में और पैनल में काम करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बताना थोड़ा आसान है, पैनल पे जब आप काम करोगे वहाँ पे एक ड्रेसिंग हुआ पैनल मिलेगा तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आपको मेन पॉइंट ये देखना है कि उसमें हमें होल्डिंग सप्लाई को पकड़ना है, वो कहाँ पे है। मल्टीमीटर से जब हम होल्डिंग सप्लाई देख लेंगे उसकी, वो ऑपरेटिंग कॉइल में कोई सी भी सप्लाई जा सकती है। हमने इसमें दिखाया भी, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल इसमें कोई सा भी जा सकता है, क्योंकि अगर 440 की हमारे पास ऑपरेटिंग कॉइल है तो इसमें दोनों फेज चले जाएंगे। अगर 220 की 220 वोल्ट की कॉइल है तो इसमें फेज और न्यूट्रल जाएंगे ऑपरेटिंग में। तो हमें यह देखना होता है कि इसमें अगर हमारे पास में 440 के कॉन्टैक्टर हैं, 440 वोल्ट ऑपरेट के हैं, तो इसमें एक फेज तो ये A2 में डायरेक्ट लूप रहेगा। तो एक सुई हम मल्टीमीटर की यहाँ पे रखेंगे और दूसरी हम एनओ पे देख लेंगे कि इस पे सप्लाई कहाँ पे आ रही है। और यही फंडा न्यूट्रल में होता है। अगर हमारे पास में 220 के कॉन्टैक्टर हैं तो भी हमें एक सुई A2 पे ज़रूर रखेंगे और तब दूसरी में देखेंगे कि ये फेज़ कहाँ पे आ रहा है, हमें डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे मिल रही है। तो हम उसको यहाँ से, चाहे इसमें 2 तार लगे हो या 3 तार लगे हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें कभी कभी कई कॉन्टैक्टर में पुश बटन का, फुट स्विच का इकट्ठा भी लगा देते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं माननी है। आपको सिंपली इसका होल्डिंग सप्लाई का हटा देना है तार, और इसमें जो है ना ऑटो मैनुअल स्विच में उसको एक तरफ लगा देना है। चाहे वो 2 तार हो या 3 तार हो, ऑटो मैनुअल स्विच में आप एक तरफ लगा दोगे। ऐसे ही दूसरे कॉन्टैक्टर में से हटा के आप दूसरे इसमें कनेक्टर में लगा दोगे और दूसरी साइड के कनेक्टर में से निकाल के तार इसमें लगा दोगे। तो इसके बीच में ये हो जाएगा, ये इसमें फिट हो जाएगा। तो आपका ऑटो मैनुअल स्विच काम करने लगेगा। और कॉन्टैक्टर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किसी कॉन्टैक्टर में NO-NC नहीं होते हैं दोनों, किसी में या तो NO होता है सिंपल एक, मोस्टली अधिकतर अगर स्नाइडर का नहीं है तो उसमें एक NO ही दिया जाता है, NC उसमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसको ऐड एंड ब्लॉक बोलते हैं, वो इसमें लगाया जाता है। तो वो फिट हो जाता है और उससे ये NO-NC हमें मिल जाते हैं। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हम कौन सा चूज कर रहे हैं मार्केट में से लेते टाइम या इसमें लगाते टाइम। इसमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं कि वो दोनों NC कॉन्टैक्ट का भी हो सकता है, दोनों NO कॉन्टैक्ट का भी हो सकता है, और एक NO एक NC और 2 NO 2 NC का भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी हिसाब का आपको ऐड एंड ब्लॉक खरीद के इसमें लगाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। और जिस दोस्त की हमारे और भी डिमांड है, एक दोस्त ने हमें कहा था कि टाइमर के बारे में भी कुछ बताओ, तो छोटी सी बात है, कभी टाइमर के बारे में भी हम ये बता सकते हैं कि अगर टाइमर आपको लगाना है तो एक ऑन डिले टाइमर आप लगा सकते हो। कि कैसे, उसमें थोड़ा सा जैसा एक बार रिवर्स हो, यहाँ से
कट ऑफ करके एक तरफ फॉरवर्ड का प्रोग्राम जब रुकता है और लिमिट स्विच कटता है तो रिवर्स एकदम से ना चले, आधा सेकंड या 0.8 सेकंड के बाद में चले। तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ 1 मिनट में ये बता सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, वो सामान अरेंज होने के बाद बनाएंगे। अभी हमारे पास में उतना सामान अरेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे हम एक NO ले लेंगे टाइमर का, यहाँ पे एक टाइमर का NO ले लेंगे और टाइमर के NO को यहाँ पे हम इसको टाइमर की कॉइल में सप्लाई दे देंगे। तो इसका भी ये A2 और A1 हो जाएगा। तो जब जो सप्लाई डायरेक्ट इसकी कॉइल में आएगी कॉन्टेक्टर की, वो इसकी कॉइल में ना आके पहले इसके NO और A1 पे लगेगी जाके, जिससे वो टाइमर ऑन हो जाएगा। तो उसमें ऑन डिले टाइमर होगा तो आधा सेकंड के बाद ऑन होगा, कुछ देर उसमें सप्लाई रहेगी, तो उस टाइम तक मशीन रुकी रहती है। आधा सेकंड के बाद में वो ऑन हो जाएगा, इस कॉन्टैक्ट को जोड़ देगा और वो कॉन्टैक्टर चलने लगेगा और वो मशीन कुछ देर के बाद रुक कर वापस चली जाएगी। तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम करना है। अगर टाइमर आपको लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस मशीन का ब्रेक सही काम करता हो टाइमर उसी में इस तरीके से लगेगा, नहीं तो उसमें रिले भी लगानी पड़ जाती है, क्योंकि उसको फिर सप्लाई होल्ड करके देनी पड़ती है। क्योंकि अगर मशीन में ब्रेक नहीं है सही और वो आगे कट ऑफ करके आगे बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसको आधा सेकंड उसको यहाँ पे टच करके रखना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑन हो पाएगा। अगर उससे पहले सप्लाई इसकी कट गई तो वो ऑन नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मशीन का ब्रेक प्रॉपर काम करता हो। स्पार्टन की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। स्पार्टन का ब्रेक तो उसमें ऐसा नहीं होता जिसमें कॉइल लगी रहती है, उसमें इनबिल्ड वैसे ही रहता है। उसमें 60 वोल्ट DC सप्लाई भेजते हैं हम, उसको कन्वर्ट करके रेक्टिफायर से, तो उसका प्रोग्राम थोड़ा चेंज रहता है। ये जो अलग मशीनें होती हैं सिंपल वाली, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके जो ब्रेक पीछे उसमें नीचे मोटर में लगे रहते हैं, तो वो प्रॉपर काम करने चाहिए, तभी जाके हमारा ये टाइमर का ये फंक्शन काम करेगा। नहीं तो हमें इसमें फिर एक रिले भी लगानी पड़ जाएगी उसको होल्डिंग सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों।